अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली नूर बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि एफ़आईआर की एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाए और उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी लवाजमात हैं, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। एफ़आईआर यानी कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी वकूए के मुतालिक, किसी भी जुर्म के मुतालिक, किसी भी ऑफेंस के मुतालिक, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस आपके साथ होता है, कोई भी वकूआ आपके साथ होता है और आप ये समझते हैं कि ये दस्तंदाजी पुलिस है कि पुलिस जो है इसको जो है वो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस इसकी एफ़आईआर जो है वो कर सकती है। तो ये जब इब्तदाई तौर पे आप इतलाई इंफॉर्मेशन जो है, इतलाई जो रिपोर्ट है ये दे रहे होते हैं, इब्तदाई जो होती है, तो इसको एफ़आईआर कहते हैं। और एफ़आईआर के रिलेटेड ही आज मैं आपसे बातचीत करूँगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि तारीख़, डेट क्या है, वक्त कौन सा है। वक्त जो है वो तकरीबन के साथ लिखा जाता है, जैसा कि तकरीबन 6:30 बजे, तकरीबन 8 बजे। तकरीबन का ये होता है अगर कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपको बेनिफिट मिलता है जो मुद्दई पार्टी होती है। उसके बाद जो है वकूआ किस किस्म का हुआ है, किस किस्म का ऑफेंस हुआ है, किस जगह पे हुआ है, वहाँ पे जो है वो रात थी तो वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या था, या इस तरह के जो दूसरे मामलात होते हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। जी हाँ, एफ़आईआर जो होती है ये सेक्शन 154 CRPC यानी कि मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है वो दर्ज रजिस्टर्ड होती है और जिसके साथ ये वक़ूआ होता है वो पुलिस को औरल यानी कि ज़ुबानी या रिटन दोनों सूरत में वो अपनी दरख्वास्त जो है वो मुकदमे के लिए, पर्चे के लिए थाने में जमा करवा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जिनको नामज़द करते हैं। अब जिनको आप नामज़द करते हैं उनके नाम आपको मालूम होते हैं, आप उनको जानते हैं, इसलिए उस पर्चे में कहा जाता है कि इसमें मुलज़मान जो है नामज़द हैं। और कुछ होते हैं नामालूम। अब नामज़द कौन है? कोई आपके महल्ले के होंगे, कोई आपके अजीज़ हो सकते हैं, कोई आपके दुश्मन हो सकते हैं, कोई आपके दूर के जानने वाले हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ वक़ूआ किया होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नामालूम होते हैं। आप एक स्ट्रीट से जा रहे हैं, वहाँ आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है, आपके साथ डकैती हो जाती है, आपकी जो कोई चीज़ जो है वो चोरी हो जाती है और आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो इसको कहते हैं नामालूम। और बाद में अक्सर ये देखा गया है कि शक की बिना पे जो है वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कुछ लोग जो है वो नामज़द भी कर देते हैं कि जी मुझे इस पे कभी शक है और मुझे लगता है कि यही मेरा चोर है, तो वो उसको नामज़द भी कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफ़आईआर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप एफ़आईआर करवा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरी एफ़आईआर जो है वो रद्द ना हो, कल को वो कैश हो के ख़त्म ना हो जाए, या मुलज़मान जो है साफ ज़ाहिर है आपके साथ वक़ूआ हुआ है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपका नुकसान हुआ है, उसका ज़ाला भी आपको होना चाहिए। उसका ज़ाला आपको ज़रूर उसकी तलाफ़ी होनी चाहिए, आपको कंपनसेशन उसकी मिलनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। 4 बंदे जो है वो आप पे हमलावर हुए हैं और आप उस पर लिख देते हैं जी मेरे ऊपर 10 बंदे जो है वो हमलावर हुए हैं और उन्होंने मुझ पर आके हमला किया है। आपका जो है वो 1 लाख चोरी होता है लेकिन आप 8 लाख लिख देते हैं जी मेरा इतना सोना चोरी हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल हमेशा एफ़आईआर, और दूसरा ये देखने में आया कि बहुत लंबी लंबी एफ़आईआर में कहानी जो है वो लिखी जाती है। ये कोई कहानी नहीं होती, एक वक़ूआ होता है और आप इसको जितना मुख्तसर मगर जामे, मतलब आपकी जो देखें सच्चाई में बड़ी बरकत है। आपके साथ जो वक़ूआ हुआ है वो आपने सच्चा बयान करना है, उसमें किसी किस्म की झूठ शामिल ना हो, क्योंकि झूठ तो आपको पता है वैसे ही बंदे को जो है वो जलील करवा के रख देता है, साफ ज़ाहिर है। और इसमें एक और ज़्यादा सबसे बड़ी खामी जो मैंने देखी है वो गवाहान की निस्बत होती है। अब लोग जो है वो गवाही देने में अदालतों में, थाने और इधर उधर जो है वो गवाही देते वक्त गवाहान जो है वो साफ ज़ाहिर सबको जो है वो फेस नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अननोन होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जानने वाले होते हैं। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो आप जब वक़ूए को चेंज करते हैं, जब आप स्टोरी को चेंज करते हैं, जब आप एफ़आईआर को
हकीकत पे जो है FIR वो दर्ज रजिस्टर नहीं करवाते, बल्कि किसी को जलील करने के लिए झूठी FIR करवा रहे होते हैं। यह बिल्कुल आपके साथ वक़ूआ हुआ होता है, लेकिन आप उसमें मिर्च मसाला डाल के उसको ज़्यादा जो है वो आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि वो FIR आपकी मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो रही होती है, क्योंकि ये वाले जो गवाह हैं ये आपके हक़ में कभी भी गवाही नहीं देंगे। और दूसरा ये है कि जब गवाहान की निस्बत ये भी देखा गया है कि लोग ये सोचते हैं कि चलें जिन्होंने वक़ूआ देखा उनको जो है वो नहीं रखते, कोई अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि ये अदालतों में जा सकते हैं, कल को इनके जो अखराजात हैं वो हम आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, इनको ले जाना वापस ले आना, इनकी सिक्योरिटी, इनके ताल्लुकात, साफ ज़ाहिर है हम जिस मुआशरे में रहते हैं आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो करने वाला है वो तो कर गया है, लेकिन जो देखने वाला है वो फंस जाता है। मतलब जो है वो यहाँ पे कोई सच्ची गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि सच्चा वक़ूआ रखें और गवाहान को जो है वो आप किसी तरीके से तैयार करें कि भाई आपने ये वक़ूआ देखा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो आपने ये सच्चा वक़ूआ देखा है तो आप इसकी बाबत जो है वो सच्ची गवाही दें। जी हाँ, और दूसरा ये है कि अगर आप थाने में जाते हैं और थाने में जाके आप बताते हैं, या 15 वाले आते हैं, अजीब एक है कि 15 वाले आते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है हम आ गए हैं और अब आप थाने आ जाएं, हालांकि उनको चाहिए कि वहीं पे एप्लीकेशन लें। बहरहाल उनके पास भी शायद इतना जो है वो बायोमेट्रिक या दूसरी सहूलियात नहीं होती जिस तरीके से आजकल उन्होंने रिसीप्ट सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि वहीं फ्रंट डेस्क पे आ जाएं और वहीं पे कर लेते हैं। बहरहाल आप थाने में जाएंगे, फ्रंट डेस्क पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपको रसीद देते हैं। अब अगर वहाँ पे आपकी FIR नहीं होती या पुलिस या मुलजमान के साथ मिल जाती है, कोई ऐसा मामला बनता है, तो फिर आप उनकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन पुलिस वाले जो हैं उनके पास, SP साहब के पास से CCPO के पास आप जा सकते हैं। अगर वो भी आपकी नहीं करते तो फिर आप सेशन कोर्ट में जाएंगे और सेशन कोर्ट में आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जो है 22 से 22B के तहत आप FIR करवाने की कोशिश करेंगे और आप अदालत को सारा वक़ूआ जो है वो बताएंगे। अदालत सेटिस्फाई होती है तो अदालत जो है पुलिस से कमेंट्स लेगी और कमेंट्स जब आएंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर कमेंट्स जो है वो अदालत उनको डायरेक्शन देगी कि आप FIR दर्ज रजिस्टर करें। इसके बावजूद भी अगर आप वो नहीं करते डायरेक्शन के बावजूद, फिर इसकी कंप्लाइंस में आएंगे और अगर जस्टिस ऑफ पीस इसके सिरे से ऑर्डर ही नहीं करता तो फिर आप हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं उसी वक़ूए की बाबत FIR रजिस्टर दर्ज रजिस्टर करवाने के लिए आप हाई कोर्ट में भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो आपके पास एक ऑप्शन इस्तगासा का भी मौजूद है। आप जो है वो सेक्शन जो है 200 CRPC उसके तहत जो है आप इस्तगासा भी कर सकते हैं। अमूमन हाई कोर्ट तक पहुँचते जो है वो जो भी हालात हो FIR आपकी दर्ज रजिस्टर हो ही जाती है। बहरहाल अगर आपने देखा कि आप पे FIR हुई और वो झूठी थी और आप उससे बरी हो गए, तो आपको ये चाहिए कि जिसने FIR करवाई है उसका जो है वो 182 और 211 के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं कि उसने जो है वो एक सरकारी ऑफिसर को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके बारे में उसने उनको गलत जो है वो इतला दी थी और उन्होंने अपने जायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये किया था। साफ ज़ाहिर पुलिस वाले को तो जो इतला मिली थी उसने अकॉर्डिंग टू लॉ किया था और इसी तरह से 211 जो है वो भी साफ ज़ाहिर उसके तहत भी FIR हो जाएगी। तो 182 और 211 PPC के तहत आप उन पर FIR भी करवा सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। अब एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि जैसे ये कोर्ट मैरिज होती है, लड़की और लड़का भाग जाते हैं, तो उसमें ख़वातीन को जो है लड़के के जो ख़ानदान वाले हैं पूरी जो है वो उनके पूरे ख़ानदान को, ख़वातीन को, सबको, तो ऐसा ना किया करें। लड़का ले के गया है, साफ ज़ाहिर है उसका नाम लिखें, या जो भी है मामलात होते हैं, साफ ज़ाहिर है ताली तो दोनों हाथों से बजती है और मुशावरत के तहत जो है वो लड़की गई है। बहरहाल FIR कराते वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि जो भी वक़ूआ हमने लिखना है वो सच्चा होना चाहिए और उसमें किसी किस्म के झूठ की मिलावट ना हो, क्योंकि जितना आप झूठ बोलेंगे उतना जल्दी आपका मुल्ज़म छूट जाएगा। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जो सच्ची बात है वही जो है वो उसमें आप लिखें। और दूसरी ये बात है कि कौन कौन करवा सकता है। मुद्दई खुद करवा सकता है, पुलिस करवा सकती है, या कोई भी बंदा करवा सकता है। FIR जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई भी बंदा जाके थाने से ले सकता है। आजकल देखने में आया है कि लोग जो है FIR लेने के लिए मुल्ज़िम भी डर रहे होते हैं, मुल्ज़िम के रिश्तेदार भी डर रहे होते हैं
اور کوئی بندہ بھی جرات نہیں کر رہا ہوتا کہ تھانے میں جائیں گے جی وہ ہمیں بٹھا لیں گے. بھائی پاکستانی بالکل میں ایگری ہوں آپ سے کہ پاکستانی کلچر ایسا ہے, لیکن کوئی اندھیر نگری بھی نہیں ہے, یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, آپ جا کے ریسیو کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جب آپ سال ظاہر ہے کہ جب بھی آپ وقوع لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا وقت تھا, کون سی جگہ تھی. اب وہاں پہ اگر آپ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں اگر ہتھیار تھے اور وہ آپ حملہ آور ہوئے, ان کو آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ کی جو ہے وہ چوری ہوئی ہے تو اس کی بابت آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے کہ میری فلاں نمبری گاڑی, فلاں کلر, فلاں, مطلب کوئی بھی بات جو ہے وہ مبہم نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اس میں ایف آئی آر میں لکھ دیا جی میری گاڑی چوری ہوئی ہے اور اس کا رنگ یہ ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پراپر اس کا نمبر, اس کی جو چیسی نمبر, اس کا کلر, اس کا ماڈل, یہ ساری چیزیں جو ہیں مینشن ہونی چاہیے. اور کوشش کیا کریں کہ گاڑی اپنے نام پہ کروائیں, جو اوپن لیٹر پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بہرحال یہ تھی ایف آئی آر کی اپلیکیشن کو کس طرح سے لکھا جائے, اور اس کے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایف آئی آر نہ ہو رہی ہو تو کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.